और इनसे जो गुफ्तगू हुई, तो जो इनकी पहली बात जिसने मुझे बहुत अपील किया वो ये था कि आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना है, हम तालीमी जमात के पैटर्न पे काम करते हैं। तो मुझे वो बात बहुत जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगी कि ये तो बिल्कुल ऐसा ख्याल है जिससे लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है कि मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में बढ़ पाएगा। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज अभी भी, अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हम हेलो मैं दानिश भाई, सांसद हो तो फिर ऐसे ही होने चाहिए। कैसे? जैसे वीडियो की शुरुआत में आपने दो सांसदों की एक छोटी छोटी सी क्लिप देखी है, सांसद इकरा हसन जी की और सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब की। दोनों शिक्षा को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, बेरोजगारी खत्म हो जाए, लोग अपने हक को जान जाए, ये बातें कर रहे हैं सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी। दोनों के वीडियो को मैं देख करके काफ़ी मुझे खुशी मिली, इसलिए क्योंकि जहां सियासत अपना एक अलग रुख रखती हो, उस दौर में ये लोग शिक्षा को लेकर के बातचीत करते हों, कॉलेज बनाते हों और लोगों के अपने अधिकार, लोगों के अपने हक की जानकारी देते हों। आइए सांसद इकरा हसन जी का पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो देखते हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों वीडियो पसंद आने वाले हैं। पहला वीडियो देखते हैं। बढ़ पाएगा। मैं लगातार स्कूल्स के कई प्रोग्राम में जाती हूँ, लेकिन एक चीज़ अभी भी, अगर जो बच्चों ने भी यहाँ पर प्रोग्राम में कही, मैं भी कहना चाहती हूँ कि हमें तालीम सिर्फ ऊपरी नहीं देनी है, सिर्फ स्टेटस सिंबल के लिए या कोई टिक मार्क करने के लिए हमें तालीम नहीं देनी। कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे बेहतर से बेहतर तालीम हासिल करें, उस रास्ते पर चल सके जहाँ के लिए हम अपने क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और सिर्फ तालीम ही है जो आपको दूसरे से अलग, दूसरे से जुदा बनाती है। मेरे अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं आपके सामने इतनी कम उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के खड़ी हो सकती। ज़रूर मैं एक ऐसे ख़ानदान से आती हूँ जिन्होंने बहुत वक्त सियासत में बिताया है, लेकिन लड़की होने के नाते, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास मेरी तालीम की ताकत थी, सिर्फ इसलिए मैं आगे बढ़ पाई। एक वक्त ऐसा था जब और कोई सहारा मेरे पास नहीं था। अगर हिम्मत के तौर पे कुछ था तो वो मेरी तालीम की हिम्मत थी, ताकत थी, और उसी के बलबूते पे मैं आगे बढ़ पाई। आप सब ने मुझे अपने दिल में जगह दी और आज मैं इस मुकाम पे आपके बीच पहुंची हूँ। तो ये कभी ना सोचिए, हमारे यहाँ पर अक्सर जब हम लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो माँ बाप ये सोचते हैं कि जो पैसे हैं वो दहेज में काम आ जाएंगे, तालीम पे ना खर्च करें, या बच्चियाँ क्या करेंगी पढ़ के, नौकरी तो हमें करानी नहीं है। लेकिन मैं आज उसी मौजू पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि पढ़ाई कभी भी आपकी बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल बेकार नहीं जाती। मेरी वालदा, जिनका जिक्र भी यहाँ पर उस बच्ची ने, क्या नाम था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, अरूषा, तो उन्होंने जिक्र भी किया। और मैं कहना चाहती हूँ कि उन पर जब ऐसा वक्त आया कि उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें सब संभालना पड़ा, मुझ पे भी ऐसा वक्त आया। तो हर बुरे वक्त की अगर तैयारी हम कुछ कर सकते हैं तो वो तालीम के ज़रिए ही कर सकते हैं। हम कोई पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए, कुछ और संपत्ति आप इकट्ठी कर लीजिए, लेकिन जब तक आप में काबिलियत नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं बचा पाएंगे, कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही बात। और काबिलियत सिर्फ तालीम से हासिल की जा सकती है। तो इसीलिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज की बेहतराई के लिए काम करती है, चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे। ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। सही बात। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है
कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते, उसे धोने का काम इसी तरह की फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं आवर इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे लिए कर सकते हैं। इनके साथ आपको और हमें लगकर चलना है, कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर नीयत के साथ बेहतर पढ़ाई की ओर भेजें, ऐसे स्कूल्स के साथ जोड़ें। आज 700 बच्चे इस स्कूल में हैं और जो इमारत इन्होंने खड़ी करी है, मैं समझती हूँ दिल्ली के तर्ज की इमारत आपके बीच इन्होंने देने का काम किया है और स्कूल की पढ़ाई मुझे उम्मीद है उससे भी बेहतर हो रही होगी जैसे हमने आज प्रोग्राम्स देखे हैं। तो दोस्तों, आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब का वीडियो अब देखने वाले हैं। आपने सांसद दिगरासन जी का वीडियो देख लिया है। आइए बहुत ज़्यादा देरी ना करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी साहब शिक्षा को लेकर के क्या कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं। और इनसे जो गुफ्तगू हुई, तो जो इनकी पहली बात जिसने मुझे बहुत अपील किया वो ये था कि आपने तबलीगी जमात के बारे में सुना है, हम तालीमी जमात के पैटर्न पे काम करते हैं। तो मुझे वो बात बहुत जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगी कि ये तो बिल्कुल ऐसा ख्याल है जिससे लोगों को बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है। कि मैं हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जब जाने लगा, अवाम ने मोहब्बत दी, पैसा दिया, शोहरत दी, तो मुझे लगा कि ये मेरा फर्ज भी है कि अल्लाह ने जो शोहरत दी है उसका कुछ कर्ज उतारूं। तो मैंने पहला काम जो शुरू किया कि मैं अवाम के बीच में के लिए उनका जहन तैयार करूं और उनसे बात करूं। मुझे याद है एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था मेरा, 2011 का वीडियो था। मैं कोलकाता के एक मुशायरे में गया हुआ था और मैंने वहां बात करते करते कहा कि तुम्हारे साथ जुल्म सितम हो रहा है, अगर चाहते हो कि ये रुके तो यूपीएससी करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सिस्टम पे कब्जा करो। जब तक ये नहीं करोगे जुल्म सितम नहीं रुकेंगे। मैंने ऐसे ही बेख्याली में कह दिया था, सिर्फ सियासत से नहीं निकलेगा, इस माइंडसेट से बाहर आ जाइए, कभी नहीं निकलेगा। अगर आपको यह लगता है कि आज जो जुल्म सितम है, आज जो मसले हैं, कल को निजाम बदलेगा तो सारे मसले एक झटके में खत्म हो जाएंगे, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। मैं सिस्टम के अंदर बैठा हूं इसलिए बात कह रहा हूं, बिल्कुल मसले खत्म नहीं होंगे जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तब तक कोई हुकूमत सिस्टम को चेंज नहीं कर पाएगी। ये जुल्म सितम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, उसे बनाना पड़ता है। हम सिस्टम का मातम तो करते हैं, लेकिन हम सिस्टम में हैं कहां? ना हम जुडिशरी में हैं, ना हम मीडिया में हैं, ना हम ब्यूरोक्रेसी में हैं। ठीक, और वो ऑफिस में अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ सुबह शाम उठती बैठती थी, दोपहर का खाना साथ खाती थी, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट था। बीच में वो जनरेशन 2010 आते आते रिटायर हो गई, नए लोग भर्ती नहीं होने दिए जा रहे हैं, बहुत सिस्टम से काट दिया गया आपको। एक पूरी टीम है, एक पूरा निजाम है जो चाहता ही नहीं कि आप अपने हमवतन भाइयों के साथ घुले मिलें, उनके साथ बैठें। वो चाहते हैं कि सीधे सीधे दो लाइन खींची हो, एक तरफ मेजॉरिटी खड़ी हो और एक तरफ माइनॉरिटी खड़ी हो, आपस में मिलने जुलने का कोई सिस्टम ही ना रह जाए। और वो सिस्टम बहुत हद तक कामयाब भी है, उसने आपको अलग थलग कर दिया है। इस अलग थलग माहौल में आपको लड़ाई लड़नी है। मैं अक्सर लोगों के बीच में जाके कहता हूं कि ये दीवारों पे नफरत की निशानी घोलने वालों, ये दीवारों पे नफरत की निशानी छोड़ने वालों, दिलों को चीरने वाली कहानी छोड़ने वालों, लगाकर धर्म का नारा जला देते हो बस्ती को, कई रोती हुई आंखों में पानी छोड़ने वालों, किताबों को जला दोगे मगर जो राख उभरेगी, किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। किताबों को जला दोगे मगर जो राख बिखरेगी, उसी को घोलकर हम फिर नई स्याही बनाएंगे। उसी मकतब में गूंजेंगे तराने फिर से चाहत के, कलम कागज लिए हाथों में बच्चे मुस्कुराएंगे।
मोहब्बत की इबारत को भला कैसे मिटाओगे, हमारी इस कैसे विरासत को मिटाओगे, भला वाह। कैसे मिटाओगे। क्या शायरी है। हमें कई मोर्चों पे लड़ना है। वो लड़ाई सियासत का सपोर्ट तो हासिल करके लड़ी जा सकती है, लेकिन सिर्फ सियासत से नहीं लड़ी जा सकती। और एक चीज आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहां तकरीबन 400-450 लोग बैठे हैं। मैं अक्सर यह बात कहता हूं कि अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए कि वो बनना क्या चाहते हैं। मां बाप से ज्यादा उनको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर सकता। सोचिए कि शाहरुख। दोस्तों, आप इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद क्या कहना चाहेंगे, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में देखना। जय हिंद।